मैंने पापा को साफ साफ कहा था कि लाल बत्ती वाली गाड़ी में मेरे स्कूल नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्हें ये पता होना चाहिए कि मौजूदा समय में अगर सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री किसी पार्टी के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी नैतिकता पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फजीहत, ये कहावत मुझे याद आ रही है। अगर कोई किसी मंत्री की बेटी है तो वो पढ़ाई नहीं करता होगा, उसको मेहनत का श्रेय कई बार उससे छीन लिया जाता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि भारत गाँव में बसता है पर दुख भी गाँव में बसते हैं। मेरी अपील रहेगी आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह मुकेश अग्निहोत्री जी ने विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई है, उन्हें भी वैसे ही दमदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर। आप सभी ने हमको अमूमन देखा होगा कि हम नेताओं के इंटरव्यूज लेते हैं, मंत्रियों के इंटरव्यूज लेते हैं, लेकिन उन्हीं नेताओं की बात करें, मंत्रियों की बात करें, उनके परिवार बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। और आज हम एक शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं और वो डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी की बेटी है, जिनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। पिछले जो चुनाव हुए थे, काफी स्पीचेस इनकी वायरल हुई थी, बहुत सी चीजें थी। इन्होंने महिलाओं से कई वादे किए थे, महिलाओं के बीच में गई भी थी। उन सब पर भी हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले तो आपका लाइव टाइम स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। पिछले चुनावों की अगर हम बात करें, उन चुनावों से पहले आप कहीं गायब थे, बिल्कुल पिक्चर से बाहर थे। अपने बारे में बताएं, आपने क्या स्टडीज की है, कहां पर थे आप, कहां गायब थे, क्या कुछ पूरी चीजें थी? जी, मैं हमेशा राजनीति से कोसों दूर ही रहती थी। यहाँ तक कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी दिल्ली में, तो मैंने पापा को साफ साफ कहा था कि लाल बत्ती वाली गाड़ी में मेरे स्कूल नहीं आना है। मुझे ऐसा लगता था कि अगर किसी को पता लग जाए कि मैं मंत्री की बेटी हूँ, तो कहीं ना कहीं जो मैं मेहनत और सत्यनिष्ठा से पढ़ाई कर रही हूँ उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लोग लगा देंगे। क्योंकि हमारे समाज में एक सोच रहती है कि अगर कोई किसी मंत्री की बेटी है तो वो पढ़ाई नहीं करता होगा, उसको मेहनत का श्रेय कई बार उससे छीन लिया जाता है। तो मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती थी कि मेरे पिता मंत्री हैं। मैंने पूरा ध्यान पढ़ाई पे रखा। मैंने LLB की पढ़ाई की, उसके बाद मैं LLM करने लंदन गई थी और अब मैं PhD की पढ़ाई कर रही हूँ। और पूरी होने वाली है? हाँ जी, 1-2 महीने में डिग्री कंप्लीट होने की पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कहा कि आप अपने पिताजी को मना करते थे कि नहीं आना है लाल बत्ती में, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि कभी वो आपके स्कूल पहुंचे हो या कॉलेज पहुंचे हो लाल बत्ती या पूरे प्रोटोकॉल के साथ? जी, जब मैं शिमला पढ़ती थी, वो एक बारी चीफ गेस्ट भी थे और मुझे उनसे ट्रॉफी मिलनी थी। तो उन्होंने भी मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया और मुझे पहचाना ही नहीं। तो हम हंस रहे थे। तो उनको ये था कि तुम वहां पे स्टूडेंट हो, तुम्हें वही वैसे ही हो जैसे बाकी बच्चे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं के संस्कार भी थे। पर ये जरूर था कि लोगों को पता लग ही जाता था देर सवेर, जो आपके साथ रहते हैं। और अक्सर बच्चे मुझे बोलते थे कि तुम IAS की बेटी लगती हो, मंत्री की बेटी नहीं लगती हो। तो ये एक आई थिंक स्टीरियोटाइप समाज में है कि मंत्रियों के बच्चों को पॉलिटिशियंस के बच्चों को लेकर, और वो हमेशा सही नहीं होता है। तो आपके होते हैं ना कि सगे संबंधी या बड़ी खास सहेलियां होती है, क्या मतलब किस तरह से ट्रीटमेंट रहता था आपके लिए? क्योंकि उनको तो पता ही होगा कि आपके पिताजी मंत्री है या इस तरह की चीजें हैं। क्या वो नहीं कहती थी कि भाई बताओ सबको, थोड़ा जैसे रॉब काइंड ऑफ थिंग एक होती है? नहीं, वो मुझे लगता है जिनको पता लग जाता था वो फिर और अच्छे रिश्ते बन जाते थे उनसे। क्योंकि उनको भी आपकी कदर होती है और आपको भी उन रिश्तों की कदर होती है जो एक राजनीतिक उससे बाहर आपको मिलते हैं। क्योंकि राजनीति में अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग आज आपके घर में, कल हो सकता है वो आपके दुश्मन हो, और जो कल आपके दुश्मन थे वो आज आपके साथी हो सकते हैं। तो एक मौकाप्रस्त रिश्ते राजनीति में बनते हैं। पर जो रिश्ते मैंने जीवन में बनाए वो इससे बाहर बने। वो इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते थे, या हमारा पढ़ाई में या जो भी जेन्युइन रिश्ते बनते हैं। तो ये खुशी की बात होती
थी, और मैं अक्सर और नेता मिलते हैं जिनके बच्चे छोटे, उनको भी मैं यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को राजनीति से दूर, जो ये राजनीतिक चकाचौंध है, इससे दूर जरूर भेजिए ताकि उनको जेन्युइन रिश्ते जीवन में बना पाए। सिर्फ इसलिए रिश्ते ना बने कि उनके पिता कौन है। जी, अच्छा ये बताइए, जब पिताजी आपके मंत्री भी रहे हैं पूर्व में और बड़े बड़े पोस्ट पर रहे हैं, सीएलपी भी रहे हैं, तो कैसा रहता है एक पिता का वैसे प्रेम? कितना समय दे पाते थे? या अब डेप्यूटी सीएम बन गए हैं स्टेट के, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या सिनेरियो रहता है? जी, समय अगर देखा जाए तो कम मिलता है, पर क्वालिटी समय मिलता है। और अभी भी मुझे एक आईएएस ऑफिसर मिले थे, वो यही कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे पापा से सीखना है कि पिता की भूमिका कैसे निभानी है। मुझे मेरे पापा ने बहुत लाड प्यार से पाला है, कभी कोई कमी नहीं हुई। ये जरूर था कि मेरा अगर कॉन्वोकेशन था तो सारी दुनिया से माता पिता जा पाए, मेरे पिता नहीं आ पाए, पर वो मुझे भी समझ रखनी है कि उनके ऊपर बहुत बोझ है, जनता का बोझ था, पार्टी का बोझ था कंधों पे, तो त्याग तो देने पड़ते हैं, बट वो समझना पड़ता है। और मेरी मम्मा ने बहुत समय दिया है, तो कहीं ना कहीं मम्मा ने सिखाया था कि पापा के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, तुम्हें समझना चाहिए। तो कभी ये नहीं लगा कि पापा समय क्यों नहीं दे रहे हैं, पर वो बहुत केयरिंग है। मैं जहां भी होती हूँ लगातार फोन पे बात होती थी। ये ठीक है कि फंक्शन वगैरह में त्याग देना पड़ता है कि उनका शेड्यूल नहीं मैच होता, पर केयर में कोई कमी नहीं थी। आस्था जी, देखिए एक सवाल जो मेरे मन में बार बार खटक रहा है और आ रहा है, आपने बताया आप लॉ बैकग्राउंड से हैं और लंदन से भी पढ़ाई करके आए हैं और पीएचडी भी कंप्लीट होने वाली है। आजकल के यदि करंट सिनेरियो की मैं बात करूं, ये रह कर मेरे मन में सवाल आ रहा था कि डेप्यूटी सीएम की सीट पर विपक्ष बड़े सवाल उठा रही है, कोर्ट्स में भी जो है वो उसे खींचा जा रहा है। इसे आप किस तरह से यहाँ पर देखते हैं डेप्यूटी सीएम की सीट को लेकर? जी, जहां तक कि कानून की बात है, हमें उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है और कानूनी पहलुओं पे तो मैं बात नहीं करना चाहूंगी। पर अगर हम इतिहास को देखें तो आजादी के साथ ही हमें प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी मिले थे, और ये तो संविधान निर्माता थे, इनसे ज्यादा संविधान कौन जानता है। वैसे ही उप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो कम से कम 150 उप मुख्यमंत्री देश में आज दिन तक हो रखे हैं। और जो लोग प्रश्न लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्हें ये पता होना चाहिए कि मौजूदा समय में अगर सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री किसी पार्टी के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप देखिए हरियाणा में इनकी सरकार दुष्यंत चौटाला जी की बैसाखियों पर ही तो चल रही है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वैसे ही महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी जो पहले मुख्यमंत्री की पोस्ट पे रहे हैं, वो उप मुख्यमंत्री बने। तो ये तो इनकी नैतिकता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि जिस पार्टी के अपने उप मुख्यमंत्री हैं, सबसे लंबे अरसे तक अगर कोई उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी जी रहे हैं। तो वो उनकी नैतिकता पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि दूसरों को नसीहत खुद मियां फजीहत, ये कहावत मुझे याद आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जब देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने थे तो ये मसला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। ये पद एक डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट है, लोकतंत्र की आज की जरूरत है। इसमें ना तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उप मुख्यमंत्री के आड़ में मुकेश जी ने कोई बोझ डाल दिया हो आर्थिकी पे, कुछ ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई भी फायदे ऐसे नहीं लिए सरकार से, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का तो ये मसला ही नहीं है। वैसे ही 15% का जो रूल है कैबिनेट मिनिस्ट्री का, उसका भी ये उल्लंघन नहीं है। तो ये एक साफ तौर पे आप कह सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन है मेरी नजर में। तो मुकेश अग्निहोत्री जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनसे पर्सनली दिक्कत है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, जैसे आप काफी नॉलेज है आपको, जैसे आपने बताया कि इन स्टेट्स में इस तरह से डेप्यूटी सीएम है, आपको क्या लगता है? मुकेश जी को लगता है कि मेरे पे पर्सनली मुझे जो है वो ट्रोल करने के लिए या तंग करने के लिए इस तरह की चीज की जाती है? जी, मैं ये गर्व से कह सकती हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सोच रहे हैं कि वो मुकेश अग्निहोत्री जी के अंदर जो विकास की लौ जलती है उसको बुझा देंगे ऐसी याचिका दर्ज करके, तो ये उनकी गलत फहमी है। मुकेश जी विकास की राह पे, सेवा की राह पे तत्पर हैं, और अब उन्होंने आप देखिए 5 चुनाव लगातार लोअर हिमाचल में जीते हैं। तो मुझे लगता है वो किसी भी कुर्सी ओहदे से ऊपर उनकी प्रतिष्ठा इस प्रदेश में हो चुकी है। और ये तो एक तथ्य है
कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है तो 5 साल मेरे पापा ने जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे भूमिका निभाई उसका बहुत बड़ा योगदान है। जब सारे विपक्ष के नेता डरते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने से, मेरे पापा ने उन परिस्थितियों में दिन रात एक आवाज उठाई, सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहे, जनता के जो जो मुद्दे थे उठाते रहे निडरता से। तो ये ऑब्वियसली उनको दिक्कत तो होगी भारतीय जनता पार्टी को, वो कोशिश तो करेंगे ही कि तंग करें, पर उनसे मेरी अपील रहेगी आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह मुकेश अग्निहोत्री जी ने विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई है, उन्हें भी वैसे ही दमदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए जिससे जनता का कल्याण हो और उनकी पार्टी का भी कल्याण हो। अच्छा, यहाँ पर जब हम बात कर ही रहे हैं लॉ से जुड़ी हुई, कोर्ट से जुड़ी हुई, तो एक जब पॉलिटिकल लीडर होता है उन पर इस तरह के केसेस हो या कुछ इस तरह की चीजें हो, मतलब 100 झमेले रहते हैं कोर्ट से जुड़े हुए, तो क्या मुकेश अग्निहोत्री जी आपसे भी सलाह लेते हैं कभी कि आस्था जी कुछ बताएं जरा इस मैटर पर? जी, घर के अंदर पहले तो नहीं होता था, उनको भी अब जैसे डिग्री खत्म हुई है तो पूछ लेते हैं कभी कभी, या मैं खुद ही अपनी राय दे देती हूँ, पर हमें वक्त ही बहुत कम मिलता है आजकल, क्योंकि 10-10 बजे तक तो सेक्रेटेरिएट में होते हैं या फिर टूर चल रहे होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ये होता है कि हम अपना ओपिनियन फोन पे या जैसे थोड़ा सा दे देते हैं, अहम रोल कोई नहीं रहता, दखल सरकार में तो कोई भी नहीं है वैसे भी। मतलब ये मान के चल सकते हैं जो लोग जनता देख रही है कि ऐसा नहीं है कि अब कई बार जैसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं तो कम समय जनता को दे पाते हैं, तो मतलब फैमिली के साथ भी ऐसे ही कम ही समय मिलता है। फैमिली के साथ तो और भी कम समय मिलता है, क्योंकि और मेरे पापा की खासियत है वो जनता के बीच में जाके ही रहते हैं, इसीलिए हरोली भी 5 बारी वो जीते हैं, क्योंकि जनता के साथ उनका एक रिश्ता बना है। अभी हम चौपाल दौरे पे थे, रोरू गए, तो वहां भी मैंने देखा कि जनता के बीच में जाके वो कैसे सुनवाई कर रहे थे लोगों के मसलों की, कहीं आई पेज का मसला था, बस का था, साथ के साथ उन मसलों को सुलझा रहे थे। और आई थिंक हर नेता के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो जनता के बीच जाए, आखिर उनकी जो जिम्मेदारी है वो फील्ड पे ही जाके उन्हें एहसास होता है कि कितना बड़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी है, जनता कितनी दुखी है या उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बहुत जरूरी है। आज सर आपने हरोली की बात की और दुखी जनता की बात की, हमें याद है आम चुनावों से पहले आप मंच पर जाकर के भाषण देते थे और पिता के लिए वोट भी आपने मांगी और बड़े तगड़े मार्जिन से आपके पिताजी जीते भी, लेकिन क्या अब भी आस्था जी जो है वो जनता के बीच में जाती हैं या उनसे बातचीत करती हैं? क्योंकि पहले महिलाएं आपके घर आती थी, वहीं पर रहती थी, या आप जनता के बीच में जाते थे, महिलाओं के बीच में जाते थे, क्या अब भी वो सिनेरियो कंटिन्यू चला हुआ है या अब ऐसा हो गया है कि कहीं सत्ता आ गई है, आप देखते हैं? जी, फिर अगर आप मतलबी होके जनता के बीच जाएंगे, जनता भी 5 साल बाद आपको फिर दिखा देगी। हमने रिश्ते बनाए थे, क्योंकि मेरा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, मैं फील्ड पे गई, मेरे लिए बहुत ही एक्सपीरियंस रहा, एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। हम शहरों में पले बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि गांव में लोगों को किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि भारत गांव में बसता है पर दुख भी गांव में बसते हैं, तो वो आपको एक एहसास वहां जाके होता है। तो अभी भी हम लगातार जनता के बीच जाते हैं जितना जा पाए, क्योंकि मेरी पीएचडी भी चली हुई है, तो अब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत समय दे पा रही हूँ, पर मेरी मम्मा मेरे पापा ये जाते हैं और अभी मैं भी जाती हूँ जितना समय मिल पाए। बाकी फोन के जरिए से जिनसे भी बात हो पाए वो बहुत जरूरी है। आप जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि जरूरत क्या है जनता की, कौन दुखी है, कौन बीमार है, तो ये बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आपको फोन करके बताते हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं, आप इसका निपटारा करवाइए? जी, फोन जरूर आते हैं और शादी ब्याह में भी लोग बुलाते हैं, तो ये लगातार एक रिश्ता तो बन गया है ना, तो वो तो चलेगा आजीवन तक। जी, पूरा जीवन चलेगा। जी, वो क्योंकि ये राजनीतिक नहीं है, मैं जिस भी कैपेसिटी में होंगी, जिन लोगों के साथ हमने चुनाव लड़े, जिन लोगों ने संघर्ष में मेरा पिता का साथ दिया, मैं तो उनकी ऋणी रहूंगी। और हरोली में जो ये चुनाव लड़ा गया ये तो जनता ने लड़ा है, ये तो हमारे वर्कर्स ने लड़ा है, तो जिन्होंने मेरे पिता का साथ दिया उनके साथ तो रिश्ता मैं कैसे भूल सकती हूँ। संघर्ष के साथियों को कभी किसी को नहीं भूलना चाहिए। महिलाओं से वादे भी किए थे आपने वहां पर हरोली की, अगर हम बात करें तो कहाँ तक पहुंचे हैं वो वादे अभी?
जी आप देखेंगे सरकार ने 1500 महिलाओं को जो देने का वादा किया था उसको चरणबद्ध तरीके से देना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो वादा पूरा किया जाएगा और सभी महिलाओं को 1500 रुपए माह दिए जाएंगे। इतने यकीन से हमने वो वादे किए थे क्योंकि झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी के संस्कारों में ही नहीं है। अगर आदरणीय प्रियंका गांधी जी वादा करके गई हैं तो हमें यकीन है कि ये सरकार उसको इम्प्लीमेंट जरूर करेगी। अच्छा, यहाँ पर जो प्रदेश की जनता है वो ये जरूर जानना चाहती है और जहन में बड़े सवाल होते हैं और ये एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सिनेरियो भी रहता है कि पॉलिटिकल लीडर अगर कोई है तो उनके बच्चे भी आगे पॉलिटिक्स में जाते हैं, इस तरह की चीजें हैं। आपने लंदन से भी पढ़ाई की है, पीएचडी भी आपकी पूरी होने वाली है, आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में? जी मैं जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी पर शायद किस्मत में था नहीं क्योंकि मैंने 4 साल इंतजार किया और पेपर नहीं निकला हिमाचल जुडिशरी का और अब निकला है तो मेरी पीएचडी पीक पे है तो मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगी एग्जाम की। तो सपना तो वही था कि लोअर जुडिशरी में जाएं और मम्मी पापा भी यही चाहते थे पर अब ऐसा है पीएचडी हो जाए तो फिर मैं देखती हूँ आगे क्या करना है। पर राजनीति में आना मेरे जीवन में कभी भी ये कल्पना नहीं रही है। कभी उत्सुकता ऐसा नहीं होता है, थोड़ा लाइमलाइटेड सी फील्ड है ये और इसमें भी ऐसा होता है, जनता की सेवा भी होती है, तो कभी ऐसा आता नहीं है जहन में कि क्यों ना इस वे आउट से जो है वो पॉलिटिक्स को जो है वो यहाँ पर ऑप्ट किया जाए, देखा जाए? ऐसा ना मेरे पापा की ख्वाहिश है ना मेरी ख्वाहिश है। हर इंसान भविष्य की कल्पना करता है, उसमें दूर दूर तक राजनीति नहीं थी और मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भाषण दूंगी और इतनी शोहरत मिल जाएगी, ये कभी सोचा नहीं। तो वो जो प्यार मिला है उसके लिए बस ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ। पर जीवन में नहीं कल्पना की थी राजनीति की और मुझे लगता नहीं है कि मैं राजनीति के लिए बनी भी हूँ। मैं बहुत ही नाजुक दिल की इंसान हूँ, रिश्ते निभाना जानती हूँ पर राजनीति में ऐसा नहीं है। राजनीति में रिश्ते क्या है क्या नहीं आपको कुछ पता नहीं है कि कौन अपना है और जनता ने बहुत प्यार दिया है हरोली की, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका। अच्छा, वैसे ही लाइटर नोट पे पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आपके पिताजी आपको कभी डांटते भी है, कभी ऐसा होता है? नहीं, मैं उनकी बहुत लाडली हूँ, डांटते नहीं है और मम्मी डांट देती है, पापा नहीं। अच्छा, मम्मी डांट देती है, पापा नहीं डांटते? पापा फिर मेरी साइड ले लेते। अच्छा, तो आस्था जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। एक सवाल बड़ा जहन में खटक रहा था डेप्यूटी सीएम को लेकर के और ये हम जानना भी चाह रहे थे कि भाई उनकी बेटी जो जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की है और पीएचडी इनकी कंप्लीट होने वाली हैं वो अल्टीमेटली क्या सोचती हैं, तो ये हमने जाना और साथ ही में लाइटर नोट्स पे बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपके जिंदगी में जानने के बारे में जो है वो पता लगा कि अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, क्या करते थे और कैसे आप भाषण देने आए, क्या कुछ पूरी चीजें रही। आपने लाइव टाइम्स टीवी से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। फॉर्चूनेस्ट रिपोर्टिंग में मनोज ठाकुर और इस खास रिपोर्ट पर हमारे साथ दिया सीनियर बड़े जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी और विक्रांत बदन ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।